नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग न्यूज़पेपर को करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत आर्टिकल है जो सीधा आपके GS1 पेपर जैसे अगर आप एक टॉपिक देखो कि एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, n नंबर ऑफ द टाइम्स पूछा गया है। तो इस पर बहुत सुंदर आज आर्टिकल आया है एक्सप्लेन्ड पन्ना में। तो आज हम लोग उसको अच्छे से करके अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। जैसे अगर BPSC का GS1 का आप पेपर देखोगे तो वो पटना कलम पेंटिंग पूछता ही पूछता है, मौर्यन टेम्पल्स, मौर्यन आर्किटेक्चर पूछता है, पाला आर्ट्स पूछता है। तो जो भी ये सब टॉपिक आएगा इसको आप करेंगे। आर्टिकल को, अखबार को मज़ा के लिए नहीं पढ़ना है, बस पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि वेयर आई कैन यूज़ दिस आर्टिकल एज अ फॉर्डर। तो पेपर को फॉर्डर के रूप में इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि आज के आर्टिकल बहुत अच्छा अयोध्या टेम्पल पे जो नागर स्टाइल का जो आर्टिकल है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। इट इज़ आउटस्टैंडिंग इन द सेंस कि आपको बहुत वहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्डर कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आज उसको हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बोल रखा है कि आपके टेबल के सामने जो GS1 की जो पिक्चर है BCW के GS1 किताब का है, तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। आपके टेबल के सामने लगा होना चाहिए, बाकी आप पर निर्भर करता है। देखो, बिल्किस बानो केस अभी हमारे कोई काम का नहीं चल रहा है, रिपीटेड है। आप पहला पढ़ोगे, पहला पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ये बनाएगा, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये देखो, ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी लोग दक्ष में हैं परेशान मत रहो, इस पे हम बहुत डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, अगर आप लोग नहीं उस बैच में इनरोल्ड है तो आप अपने कर लीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि बैच में इनरोल्ड होना है, आप अपने भी कर सकते हैं। पर जो भी लोग मेंस के लिए दक्ष 70 में हैं, इसका मैं वीडियो बहुत जल्दी, बहुत डिटेल 1-1.5 घंटा का वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। पॉइंट्स कलेक्टेड होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का न्यूज़ आप जरूर पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट इसके प्रो में आप इकट्ठा कर लेंगे। ये टॉपिक को आना ही आना है आपके मेंस में। कुछ पॉइंट आप कॉन्स में इकट्ठा कर लेंगे। इसका थोड़ा सा आप हिस्ट्री देख लेंगे और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से इसको लैच करने की कोशिश करेंगे। सॉरी। तो आपके पास आपके नोट्स में होना चाहिए। आप हमसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा कर ले लो कि 70th BPSC में इस पर क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको। ये कौन इस पैनल को हिट करते हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब इसको हिट करते हैं। इस पैनल के और कौन कौन मेंबर हैं? जो बहुत फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सुभाष कश्यप इसके मेंबर हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब इसके मेंबर हैं, जो कांग्रेस की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ रखा है। और भी इसके मेंबर्स हैं, उसको देख लेना। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे कोई काम का ये नहीं है, कोई काम का नहीं है सब। आप वन नेशन वन इलेक्शन सर्च करोगे, बाकी मेरे पर छोड़ देना, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, कोई काम का ये सब नहीं है, काटते चलो। निखिल गुप्ता चल रहे हैं, महुआ मोइत्रा का घर खाली कराया गया है। देखो, ये पीटी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि जो हमारा रिपब्लिक डे 26 तारीख को होने वाला है, तो मुख्य अतिथि हमारा कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे मुख्य अतिथि होंगे 75th डे रिपब्लिक परेड में, ठीक है। तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। लालू मिट्स नीतीश, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कॉलेजियम रिकमेंड्स, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। क्या कायदे से करना चाहिए कि आप लक्ष्मीकांत को खोल लो और लक्ष्मीकांत में आप कॉलेजियम सिस्टम को देख लो। इस बार भी अगर आप अपने BPSC में देखोगे तो फर्स्ट जज केस क्या है, सेकंड जज केस क्या है, थर्ड जज केस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ न्यूज़ में है आप उसको पलट के वहीं पर देख लें। जो भी रेजोनेंस 2.0 के लोग हैं, आपको हम लोगों ने पॉलिटी में इस पर एक अलग से लेक्चर ही दिया है। आपको क्या करना है कि आप या तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, या अगर आपने कुछ नोट्स बनाया है तो जाकर हाथों हाथ पढ़ लीजिए। यही अच्छा तरीका है रिवीजन का। इससे बेस्ट तरीका रिवर्स इंजीनियरिंग में रिवीजन करने का कोई तरीका नहीं है। तो आज आपको कॉलेजियम सिस्टम जाकर पढ़ लेना चाहिए। कंप्लीट 1 घंटा 1.5 घंटा का आपके पास वीडियो अवेलेबल है।
कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अब देखो दो तीन चीज़ को देखो, ये कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्टिकल है, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़ना। अभी रेजोनेंस तुम लोग अब इसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोगों को जरूर पढ़ना है, मैंडेटरी है पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जीडीपी के बारे में बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, उसी का एक्सटेंशन है, इसको हम लोग करना स्टार्ट करो। देखो ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल को पढ़ना इत्मीनान से, इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो ये आर्टिकल में क्या क्या न्यू इंसाइट देता है। पहला ये है कि जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। एनएक्स क्या है? नेट एक्सपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। हमने चित्कार मारकर आपको बार बार बता रखा है कि इंडिया के केस में एनएक्स नेगेटिव होता है। अगर आप यहां पर देखो तो आपके लिए मैंने डेटा भी डाल दिया है, आप ये पूरा डेटा को देखो तो पूरा इंडिया के केस में एनएक्स नेगेटिव है, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि वी आर एन इंपोर्टिंग इकोनॉमी, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और एनएक्स में भी मुख्य रूप से हम लोग क्या खर्च कर देते हैं, वायल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा पैसा जाता है। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मुख्य रूप से होता है, हमने आपको बता रखा है कि 55 से 60% के आसपास कंजम्पशन का खर्च है। इन्वेस्टमेंट में कितना होता है कंट्रीब्यूशन, मोटा मोटी 30%, एवरेज ऑन एन एवरेज 30%, तो 60-30-90 हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मोटा मोटी 10% होता है, और एनएक्स तो नेगेटिव ही होता है। हमने आपको चित्कार मारकर बताया है कि हमारा जनसंख्या इतना ज़्यादा है, कंजम्पशन में क्या आ जाएगा भाई। हम लोगों ने वेजिटेबल खरीदा, फ्रूट्स खरीदा, तेल खरीदा, सब्जी खरीदा, हम लोगों ने और क्या, हम कुछ भी, पंखा खरीदे, टेबल लैम्प खरीदे, फ्रिज खरीदे, एसी खरीदे। हम लोग एक गरीब इकोनॉमी है और हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, बीट मोदी, बीट राहुल गांधी, बीट अरविंद केजरीवाल, अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो हमारा देश मोटा मोटी 5% से ग्रो करेगा। कुछ भी नहीं करेगा, अगर डिमोनेटाइजेशन ऐसी हरकत नहीं करेगा तो 5% से ग्रो करेगा। अगर 5% से ग्रो करेगा, केवल कंजम्पशन के पास ताकत है, क्योंकि हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन अकेले 5% से ग्रो करा देगा। देखो कंजम्पशन जब होगा तो आई बढ़ेगा। आई कैसे बढ़ेगा? मानते हैं कि आज 10 कार की आपका डिमांड था, आज सरकार के आप जो भी नीति है उसके कारण आज 20 कार का डिमांड है। जब 20 कार का डिमांड है तो पहले 10 कार प्रोड्यूस करने में एक फैक्ट्री की जरूरत थी, तो अब 20 कार प्रोड्यूस करने में 2 फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो सामने वाले ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। क्यों इन्वेस्टमेंट बढ़ाया? क्योंकि कंजम्पशन आपका बढ़ गया। कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है? सरकार कोई मनरेगा ऐसा स्कीम लेकर आ गई, तो मनरेगा ऐसा स्कीम लेकर आ गई तो सरकार सीधा जनता को पैसा दे दी, उसके हाथ में पैसा दे दी। अगर जनता के सीधे हाथ में पैसा दे दी तो हम और आप क्या है कि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है, क्योंकि हम गरीब देश हैं, तो वो जनता तुरंत पैसा को खर्चा करेगा, पंखा में खरीदेगा, सर्दी है तो हीटर में खर्चा करेगा। तो जैसे डिमांड जिस चीज़ का बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फटाक से उसको कैटर करने के लिए बढ़ जाएगा। क्यों इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ेगा? क्योंकि आपके कंजम्पशन को कैटर करना है, डिमांड को कैटर करना है उसको। तो सरकार क्या करती है कि जनता के हाथ में सीधे पैसा देना पसंद करती है। जैसे कि जो पीएम किसान स्कीम है, जो 6,000 रुपया जनता के हाथ में सरकार दे रही है, जैसे जनता के हाथ में पैसा आएगा तुरंत वो पंखा खरीदेगा, तुरंत टीवी खरीदेगा, तुरंत कूलर खरीदेगा, तुरंत हीटर खरीदेगा। और जैसे उसका डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फटाक से पिक कर लेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक कर लेगा। क्यों पिक करेगा? क्योंकि भाई पहले तुम्हारा 10 एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तुम 10 पंखा बना पा रहे थे, अब 20 पंखा का डिमांड है, तो एक नया प्लांट को लगाना पड़ेगा। तो सरकार ने सी को बढ़ाया, सी के कैटर करने के लिए आपका आई फट से मूव कर गया। याद रखना कि गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा खर्च करती है, तो गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव खर्च करेगी, हमेशा वो फिजिकल डेफिसिट में ही रहती है। तो सरकार का एक मूव जिसके थ्रू उसने डायरेक्ट जनता को पैसा दे दिया, या मनरेगा ऐसा अमृत कलश लॉन्च कर दिया, जनता का कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन को कैटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इसका मतलब जीडीपी तुम्हारा पिकअप कर गया। यही तुमको रेजोनेंस में हम समझाए हुए हैं। तो अब देखो जीडीपी फटाक से तुम्हारा पिकअप कर गया। ये क्या आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल कह रहा है कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो 2 तरह का खर्च कर सकती है। एक गवर्नमेंट रेवेन्यू के फॉर्म में खर्च कर सकती है,
ये भी तुमको बताए हुए हैं। और एक खर्चा वो पूंजी के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? डैम बना रही है, क्या हो सकता है? बहुत बड़ा रोड बना रहा है। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? जो बिहार में मास्टर लोग का बहाली हो, उसका सैलरी देना है, पेंशन देना है, ये सब में जो खर्चा होता है, जो रिकरिंग खर्चा होता है, उसको तुम रेवेन्यू बोलते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में डैम बना सकते हो, रोड बना सकते हो, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा सकते हो। तो सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि अगर सरकार ने 100 रुपया खर्च किया तो इसका इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट 5 होता है, मतलब 500 रुपया का उसका इफेक्ट। ऐसा लगा कि 500 रुपया खर्च किया। रेवेन्यू में अगर तुमने 100 रुपया खर्च किया तो वो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इकोनॉमी में 100 रुपया का ही डिमांड रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भाई तुमने डैम बनाना है तुमको 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का, तो डैम बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगा? सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, छड़ का जरूरत पड़ेगा, बालू का जरूरत पड़ेगा, वर्कर का जरूरत पड़ेगा, मिस्त्री का जरूरत पड़ेगा, इंजीनियर का जरूरत पड़ेगा। तो तुम देखो कि एक डैम बनाने में कितना इकोनॉमी का बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, है ना। पर जब आप डायरेक्टली रेवेन्यू में खर्चा करोगे तो हो सकता है कि हम सीधा पेंशन जो चाचा को मिला हम अपने अकाउंट पे सेव कर लिए, खर्चा ही नहीं किए। पर अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती है तो इट इज हैविंग अ मोर मल्टीप्लायर इफेक्ट। और यही आर्टिकल यहाँ पर बहुत सुंदर एक आपको डेटा देता है। नोट्स में अपडेट करो। जब भी नोट्स तुम लोग बनाओगे याद रखना कि नोट्स में हमेशा किसी भी कोचिंग में पढ़ो, दाहिने तरफ हर पेज पर ये जगह छोड़ के रखना। इसीलिए छोड़वाते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सुंदर इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि दिस इज A 1% increase in the capital outlay effectively leads to 0.82 to 0.84% increase in the state's GDP। कोई भी राज्य का अगर तुम मतलब सोचो कि 1% कहाँ गया, 1% इंक्रीज करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर मानते हैं कि 100 रुपया तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तुम 101 रुपया कर दिए तो तुम्हारा जीडीपी में ग्रोथ 0.82 to 0.85% कर देता। तुम सोचो कि कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस फैक्ट को अपने नोट्स में डाल के अपडेट कर लो। दूसरा बात इस आर्टिकल में इनका कहना है कि भाई ऐसा है कि जो अगर 100 रुपया टोटल पूरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो उसमें 75 रुपया राज्य खर्च करता है। जितने राज्य हैं, बिहार, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो 100 में 75 रुपया ये खर्च करता है और 25 रुपया भारत सरकार खर्च करती है। तो हम लोग को ये ज़रूरत है कि इन स्टेट्स को भी मोटिवेट करें और इन स्टेट्स को बोलें कि भैया अभी आप ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कर ही रहे हैं, पर आप और कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करिए, क्योंकि जब राज्य सुदृढ़ होगा तो देश सुदृढ़ होगा। अब आपको लगता है कि बिहार में 3 लाख जो शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, अब बिहार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर उतना ध्यान दे पाएगा? इनका तनख्वाह ही देने में बिहार सरकार बर्बाद रहेगा, है ना। और ऐसे ऐसे टीचर की नियुक्ति हुई है। हम नहीं बोलते कि सारा टीचर ही बेकार हुआ है, हम बोलते हैं कि 100 में से 75 टीचर अच्छा हुआ है, पर इतनी ज़्यादा बहाली हुई है कि कुछ टीचर ऐसे भी हो गए हैं कि जिनको उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। एंड दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, है ना। आराम से करते हुए बहाली, भाई चुनाव था तो आप समझ ही रहे हैं, आराम से करते, धीरे धीरे करते, नए नए लोग आते, नए नए लोगों को मौका मिलता, काबिल लोगों को मौका मिलता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ये आर्टिकल ब्यूटीफुल आर्टिकल है, मास्टरपीस आर्टिकल है। अब तुम इस आर्टिकल को पढ़ के अप्रिशिएट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। छोड़ो इसको, मत पढ़ो। इसको पढ़ सकते हो पर बहुत ठीक है, इसको पढ़ लेना। हम ऑलरेडी पॉल्यूशन पे तुम लोग को बताए हुए हैं, तो नया कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा। कोई नहीं है इसमें, इंडिया पार्टी नहीं है, उसका लड़ाई है। देखो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि जापान बिकम्स द 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। ठीक है, मून पर 5वां देश बन गया है। डब द मून स्लिम अटेम्प्टेड टू लैंड। ठीक है, इसको पढ़ोगे इस आर्टिकल को। हम लोग क्या हैं, 4th कंट्री रहे हैं। कौन कौन था? यूएस था, रूस था, चाइना था। हम लोग चंद्रयान मिशन करके 4th बने हैं। जापान इतना काबिल और खरखां बनता है, 5th पर है। द इकोनॉमिक फुटप्रिंट of India is increasing like anything. These are called as the soft powers, है ना। देखो NATO to hold the biggest drill since Cold War with 90,000 ट्रूप्स। उस पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिशन का क्या नाम है जो प्रैक्टिस करेगा? स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। थोड़ा सा NATO के बारे में देख लो, क्या क्या है NATO के बारे में।
देखो नाटो बनता कब है? नाटो 1949 में बन रहा है। ये क्या है? पॉलिटिकल अलायंस प्लस मिलिट्री अलायंस है। कितने मेंबर्स हैं अभी? 31 मेंबर हैं इसका। रिसेंट मेंबर कौन है इसका? फिनलैंड इसका रिसेंट मेंबर है। कब फिनलैंड ज्वाइन किया है इसको? 2023 में ज्वाइन किया है। इस पूरे सिस्टम का तुम देखोगे ना, इसमें एक आर्टिकल 5 है और दिस आर्टिकल 5 इज द हार्ट ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर तुमने किसी भी एक देश, नाटो के एक देश को अटैक किया तो सारा 31 देश तुमको मिलकर अटैक करेगा। ठीक है, आर्टिकल 5 इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ नाटो। इसका भी सेक्रेटरी जनरल कौन है? स्टोल्टनबर्ग है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको देख लेना, स्टेडफास्ट डिफेंडर है। इस आर्टिकल को पढ़ लोगे, एक्सप्लेन पढ़ना में, अब इसको मत पढ़ना यार, हो चुका है, कोई काम का नहीं है। एंटीबायोटिक्स देखो उस दिन हिंदू में आया था, आज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चाहो तो इसको पढ़ लेना, पर ठीक है इसको पढ़ लो, साइंस एंड टेक का पार्ट है, इसको अब मत पढ़ के इन्वॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ये जो है ना, नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर सीधा अपने सिलेबस से मैच कर गया है, इसको मत छोड़ना, इसका नोट्स जरूर बना लो, बहुत सुंदर है। ठीक है, जो राम टेम्पल बन रहा है वो नागर शैली का टेम्पल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने तुमको पहले बता रखा कि सीधा वो पूछता है हम लोगों से, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे। देखो, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल है उसी को तो तुम नागर शैली का टेम्पल बोलते हो, डायरेक्ट पूछ लिया है, तो इसको हम बहुत अच्छे से आज करते हैं। देखो, जो टेम्पल सिस्टम को तुम देखोगे, पहला यहाँ पे यह आर्टिकल बहुत अच्छा पॉइंट देता है कि ये हिमालय है, हिमालय की श्रेणी है, और ये तुम्हारा विंध्य है। विंध्य अपने बिहार तक जाता है, कैमूर तक जाता है। इस पूरे रीजन में जो टेम्पल का सिस्टम फॉलो होता है, देखो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट कब होता है? गुप्त काल में होता है स्टार्ट, गुप्त काल में। क्यों गुप्त काल में होता है? गुप्त काल में आप देखोगे कि इन लोग वैष्णविज्म को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, और वैष्णविज्म का जो कंसेप्ट है उसमें अवतार वदा का कंसेप्ट है। जब अवतार वदा का कंसेप्ट है तो शिव का एक अवतार है, राम का एक अवतार है, विष्णु का एक अवतार है, तो इन डिफरेंट डिफरेंट अवतार के लिए आपको टेम्पल बनाता है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट कब होता है? 5th सेंचुरी एडी में स्टार्ट होता है, गुप्त काल में स्टार्ट होता है। पहली बात तो ये हो गई। हिमालय से लेकर विंध्य श्रेणी तक जो टेम्पल का स्टाइल होता है उसको आप नागर शैली बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द नगरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल। ये जो साउथ इंडिया वाला आपका पूरा बेल्ट है, दिस साउथ इंडिया, तमिलनाडु, ये सब वाला जो पूरा बेल्ट है, केरल, ये सब जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर जो इन लोग टेम्पल का स्टाइल फॉलो करते हैं, इसको आप कहते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल। पर ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन तो हम नहीं कर सकते ना भाई कि ये द्रविडियन स्टाइल हो गया, ये नागर स्टाइल हो गया। तो जो भी चीज़ें होती हैं डिफ्यूज करते रहती हैं, तो ऊपर से नागर स्टाइल डिफ्यूज कर रहा होगा और नीचे से तुम्हारा द्रविडियन स्टाइल डिफ्यूज कर रहा होगा, दोनों एक जगह आकर मिलते हैं। वो जो जगह है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में आप देखोगे कि जो कर्नाटक का जो टेम्पल रहता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ नागर स्टाइल, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल, एंड दिस स्टाइल ऑफ द टेम्पल इज कॉल्ड एज द वेसर स्टाइल ऑफ द टेम्पल, और वेसरा स्टाइल इसको आप बोलते हो। दिस टेम्पल रीच, ये बेसिकली कब ये पिनाकल पे पहुंचता है? जब चालुक्याज आते हैं कर्नाटक में, तो आपको वहां पर कर्नाटक में बेसिकली आपको देखने को मिलता है वेसर स्टाइल ऑफ द टेम्पल। चालुक्य के समय चलता है, पर वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल बाद में आप इसको अबेंडन कर देते हैं, इसको नहीं फॉलो करते हैं। क्यों? इसके वास्तु में दोष रहता है, वास्तु में दोष है, उसके कारण आप देखते हैं कि इसको अबेंडन कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से नागर स्टाइल है और द्रविडियन स्टाइल है। साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल है, नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल है। तो अगर आप तुम टेम्पल को देखोगे तो ये तुम्हारा टेम्पल है, ठीक है, ये नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल है। तो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल में देखोगे कि ये नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल है, और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल तुम ये देखो, ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल है। तो पहले हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल को देख लेते हैं। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल में तुम हमको इसकी इजाज़त दोगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो इनका शिखर जो होता है वह पिरामिड शेप का है, पिरामिडल इन द शेप है।
आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? एंड दिस पिरामिडल शेप ऑफ द शिखर इज कॉल्ड एज द विमाना। साउथ इंडिया में है, इसको आप विमाना बोलते हैं। जो मूर्ति को रखा जाता है और जो मंदिर का निर्माण होता है वह फ्लैट ग्राउंड पर निर्माण होता है। अगर आप नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल देखोगे तो जो मूर्ति होता है, आप देखो इसको एलिवेटेड एरिया पर रखा जाता है, ठीक है, एलिवेटेड एरिया पर होता है। और ये जो एलिवेटेड एरिया है, जो मूर्ति रखा जाता है या रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, इसको आप जगती बोलते हो। पर साउथ इंडियन स्टाइल में फ्लैट ग्राउंड पर रखा जाता है, फ्लैट ग्राउंड पर रखा जाता है। दूसरा, अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल में जाओगे तो मंदिर के सामने आपको वेल जरूर मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और जो मंदिर के सामने वेल मिलेगा, और जो भी टेम्पल यूजुअली आप देखोगे तो टेम्पल में एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री रहेगा, और बाउंड्री के गेट पर आपको फुल रेप्लिका ऑफ द टेम्पल देखने को मिलेगा। पूरा टेम्पल का रेप्लिका छोटा रूप आपको मंदिर के गेट पर मिलेगा। और वाल जो है स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल है। तो आप बोलेंगे सर बहुत ऐसा हम मंदिर नॉर्थ इंडिया में देखे हैं कि वहाँ भी वाल है। बिल्कुल वाल रहेगा यार, एकदम ऐसा नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में हर टेम्पल में आपको वाल मिलेगा, पर नॉर्थ इंडिया में हर टेम्पल पे आपको वाल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको वेल मिलता है, ठीक है। ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि वेल एट द टेम्पल एंट्री पर ही आपको मिल जाएगा। ये फैक्ट अगर तुम्हारे पास ध्यान है तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, फिर एग्जाम में अपना तुम काम भर लिख सकते हो। जो एंट्री पॉइंट टेम्पल का होता है, इसको हम लोग नाम रखते हैं गोपुरम साउथ इंडियन टेम्पल में, दैट इज कॉल्ड एज द गोपुरम। अब देखो, जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल होता है, मूर्ति को आप रेज प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जगती। और आप यहाँ पर तुम टेम्पल को देखो कि इस टेम्पल में एक ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके ऊपर कलश मिलेगा, उसके ऊपर ऐसे एक मतलब एक रेज प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखो क्या है, जो टेम्पल नॉर्थ इंडिया में तुम देखोगे तो ये जो पहला टेम्पल के अंदर घुसोगे तो तुमको गेट मिलेगा। दिस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तोरण द्वार। फिर यहां पर तुमको क्या मिलेगा, गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह कहां है, जहां पे जो आपका डेटी है वो रहते हैं। फिर गर्भगृह के बाद तुम देखना कि एक आयरन रॉड से ऐसे घिरा रहता है, जहां पे पंडित जी खड़े रहते हैं और आपको प्रसाद देते हैं, और हम लोग लाइन में ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। जो पंडित जी जहां पर जहां पे पंडित जी रहते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, जहां पंडित जी रहते हो उसको कहते हो अर्धमंडप। दैट इज कॉल्ड एज द अर्धमंडप। और जहां पर हम और आप चक्कर मारते हैं, 108 बार चक्कर मार दिए, 11 बार भगवान जी का चक्कर मार दिए, उसको तुम बोलते हो मंडप। अब आप समझ रहे होगा, पटना के हनुमान मंदिर में जाओगे तो पहले हनुमान जी का मूर्ति है, जहां पर एक बैरिकेड बना देता है, जहां पे पंडित लोग रहता है, उसको आप अर्धमंडप बोलते हो। जहां हम और आप खड़ा होते हैं और परिक्रमा मारते हैं, उसको आप मंडप बोलते हो। और ये जो तुम देख रहे हो मंदिर के ऊपर जो होता है, इसको शिखर बोलते हैं। और ये जो शिखर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो दिस शिखर स्ट्रक्चर इज ऑफ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, उसको बर्दाश्त कर लो यार। ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द शिखर। शिखर के ऊपर तुम देखो कि यहां पर लोटस नुमा स्ट्रक्चर है। ये शिखर है, शिखर के ऊपर ये एक लोटस नुमा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर तुमको यहाँ पे कलश मिल रहा है, और उसके ऊपर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और मतलब एक ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कलश है, कलश किस चीज का सिंबल है, ये प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी का सिंबल है कलश। और ये जो आप एक जो लकड़ी लगा रहता है या रॉड लगा रहता है, ये बताता है कि भगवान जी ऊपर है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि ऊपर वाला आपको बताएगा, तो उसका सिंबल है। लोटस किस चीज का पार्ट है, लोटस इज द पार्ट ऑफ अमलका। ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, इसको कहते हो अमालका। एंड दिस लोटस इज द पार्ट और द एक्सटेंशन ऑफ द अमालका, ठीक है। तो इस चीज को तुम ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। अब तुम देखो, यहाँ पर भी तुमको देखने को मिल जाएगा, हर नॉर्थ इंडियन स्टाइल टेम्पल में अमालका रहेगा, इसके ऊपर कलश रहेगा जो कि प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी का है, और ये जो डंटा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, भगवान जी को बताता है कि भगवान जी ऊपर हैं। अंदर गर्भगृह रहेगा, ये जगती तुम्हारा प्लेटफॉर्म रहेगा, अर्धमंडप, मंडप, और देखो एक है उरु शिखर, एक है उरु शिखर। क्या है जी, तो उरु शिखर इज नथिंग बट सब्सिडरी शिखर। ये तो मेन शिखर है, इसको बोलते हो शिखर, ठीक है। जो तुमको बोले कि कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द शिखर। जो सब्सिडरी और भी छोटे छोटे शिखर होते हैं,
इनको तुम क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज द उरु शिखर, सब्सिडरी शिखर। एक होता है अंतराला, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द गर्भगृह एंड मंडप जो होता है, जो बड़ा बड़ा टेम्पल में होता है, उसको तुम अंतराला बोलते हो। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, अगर आप टेम्पल और नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल में एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि गंगा और यमुना आर विजुअली फाउंड एट द एंट्रेंस इन द, गंगा माँ और यमुना चरण पखार रहे हैं, जो आपका मुख्य डेटी है, इसका आपको फोटो दिखेगा, जहाँ पे डेटी है उसके सामने आपको फोटो दिखता है। ठीक है, इतना आपके लिए पर्याप्त है, इसको आप देख लेना। अब देखो, जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल है, जो नागर शैली है, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक जो इसका क्लासिफिकेशन है, ये शिखर के बेस्ड क्लासिफिकेशन है। आप ये देखो, एक शिखर का स्टाइल ये है, एक आप शिखर का स्टाइल देख रहे हो कि ये है, ठीक है, ऊपर छोटा होते चला जा रहा है। एक शिखर का नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल में भी आपको देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर बेस बना हुआ है ना। तो क्षेत्र वाइज डिवीजन होता है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल तुम देखो तो हिमालय से लेकर बंधा स्टाइल तक है। तो जहां पर हाइट ऑफ शिखर विल बी लेस देन द रेखा प्रसाद, जो आप बेसिकली आप जो देखे, जो बहुत हाइट पर होता है, इसको तुम बोलते हो रेखा प्रसाद। एक लाइन की तरह है, रेखा की तरह है, तो रेखा खूब ऐसे लंबा होता है, तो इसको तुम बोलते हो रेखा प्रसाद शिखर, रेखा। सॉरी, या लैटिना स्टाइल इसको भी बोलते हो, जिसमें बहुत हाई होता है, शिखर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, उसको तुम रेखा प्रसाद बोलते हो या उसको लैटिना बोलते हो। जहाँ पे हाइट ऑफ शिखर कम होती है, ठीक है, द हाइट ऑफ द शिखर इज लेस देन दैट ऑफ द रेखा प्रसाद, देन दैट इज कॉल्ड द फमसाना स्टाइल ऑफ द टेम्पल। लिख लो, पर उतना इंपॉर्टेंट ये सब है नहीं, ठीक है। एक होता है वल्लभी स्टाइल। वल्लभी स्टाइल में आप देखोगे ना, जो शिखर का बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर बेस होता है, ठीक है। दिस इज, सॉरी, ये हम आपको गलत बता दिया यार, सॉरी। देखो, ये है रेखा प्रसाद, मतलब लैटिना स्टाइल, हाई राइज कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, हाई राइज है शिखर का, और ये आप देखो छोटा इसका है स्ट्रक्चर है, और ऊपर जाकर डिक्रीज करते चला जा रहा है ना। तो ये भी तुम बोलोगे तो सर स्ट्रेट लाइन में ही है, रेखा की तरह ही है, पर आप देखो कि ऊपर डिक्रीज करते जा रहा है और लेयरिंग बन रहा है। यहाँ पे हुआ, फिर उसे छोटा हुआ, फिर उसे छोटा हुआ, फिर उसे छोटा हुआ, और यहाँ पर तुम देखो कि अमालका है, इसके ऊपर कलश है, और फिर ये है। इसको तुम कहते हो फमसाना स्टाइल। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखना। फमसाना स्टाइल, इसको तुम कहते हो वल्लभी स्टाइल, कि यहाँ पे इसका जो बेस है, इसके ऊपर ये जो शिखर है, ये रेक्टेंगुलर बेस होता है। इतना मोर देन इनफ है हम लोग के लिए एग्जाम के लिए। इसको जाकर अपने नोट्स में पढ़ लेना, इस आर्टिकल को भी पढ़ना। साइनिंग ऑफ फॉर द रोहित।